हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाना मत। आप अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं एक जगह पे बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं लेकर आया हूँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा नीट पर जारी किया गया ये मॉडल सेट है। और इसी मॉडल सेट में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए और लगातार देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि इन्हीं सेटों से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये हमारा साइंस का है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। देखिए बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि 80% यहाँ पे मतलब 80 प्रश्न है, जिसमें से हम लोग को 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और फिर इसके आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। ठीक है, यानी कि भरना है। चलिए हमारा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या फर्स्ट में बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप लोग पढ़े होंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। तो आप ठीक है, अगर जो आप इसका उत्तर भी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देते चलिए, आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो देखिए दर्पण की फोकस दूरी और f में क्या संबंध होता है। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे r बराबर 2f। क्या पढ़े थे, r बराबर 2f। तो देखिए यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, देखिए f यहाँ पे लिख लेंगे और 2 को r से क्या होगा, भाग दे देंगे, यानी कि इस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा ना, यानी कि f बराबर क्या हो गया, r/2। तो इस तरह का ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। यानी कि सामान्य बोल रहा है ना, तो स्पष्ट देखने के लिए कितना दूरी पर कोई वस्तु रहना चाहिए। तो कितना रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। अधिकतम कितना होगा, तो अनंत होता है। अधिकतम कितना होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि सबसे कम झुकता। देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म बनाइए, ये हमारा प्रिज्म हो गया और इस पे मानिए कि प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इस पे निकलता हुआ क्या होता है, देखिए ऊपर में क्या होता है, बैजानी हैप्पी नाला। बैजानी हैप्पी नाला आप जानते ही होंगे। तो सबसे कम कौन झुकता है, लाल। नीचे वाला जो नीचे में होता है, तो नीचे में कौन होता है, लाल होता है। तो कौन झुकता है सबसे कम, तो लाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोल रहा है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से बनता है, आप लोग पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में हमेशा अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा और बहुत छोटा भी बनता है प्रतिबिंब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 7 का बी हो गया। चलिए 8 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। निकट के लिए कहेगा तो सबसे पहले निकट 8 आ रहा है ना, निकट 8। निकट कहेगा तो अवतल, और दूर कहेगा तो दूर, उर यानी उत्तल। ठीक है, तो निकट कह रहा है तो निकट 8 आ रहा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, आप अगर जो इसका उत्तर जानते हैं तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा प्रश्न है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध को मान बढ़ाया जाता है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, क्या होगा, उसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, आप अगर जो इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बोल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो यहाँ पे बोल रहा है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, बी, सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, देखिए अप लेंस यहाँ पे आ गया ना, तो क्या कहेंगे, लेंस के लिए क्या कहेंगे, अप कह रहा है ना, तो अप आ गया पहले तो अवतल, और सॉरी हाँ अब आ गया अपसारी कहेगा, अपसारी कहेगा तो अवतल, या फिर ये अभिसारी कहेगा तो उत्तल आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, देखिए बोल रहा है लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों हैं, सॉरी ये तीनों है तो उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कॉर्निया, पुतली, रेटिना या आइरिस। तो हो जाएगा आइरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर कितना होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब याद करने के प्रश्न है। अब बोल रहा है विशालक शिक्षा मैग्नीफाई ग्लास होता है। तो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, बोल रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कहलाती है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आपका करेक्ट आंसर डी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सॉरी डी होगा। और चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बोल रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो हो जाएगा आपका आवेश का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट के बराबर किसका होता है, तो 23 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है, तो एम्पियर होता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो आपका हो जाएगा O2। 25 का कितना आंसर, कौन सा ऑप्शन, ए, O2 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार अभिक्रिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, विस्थापन। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो क्या होती है, देखिए काली चूना, यानी कि जल में हम लोग चूना डालते हैं तो क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि उष्माक्षेपी। उष्मा शोषी किसको कहते हैं, जो उष्मा का शोषण करता हो, ये उष्मा तो देता है तो उष्मा छेपी हो जाएगा। तो
आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्सी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, CaOH के होल 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो कोई विलयन जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो क्षार होगा। क्षार का मान कितना होता है? 7 से ज्यादा, यानी कि 10 होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5 नहीं होगा क्योंकि ये 7 से कम है, ये तो अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 31 में बोल रहा है एल्काइन के कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक हैं। तो कितने हैं? तो एल्काइन बोल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर सी, यानी कि 3 है। कितना है? 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बोल रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा C6H12O6। चलिए हमारा अगला है उच्च वायवीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर। तो क्या कहलाएंगे? 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साबुन कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है CHO अभिक्रिया मूलक किसको है? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन। देखिए एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO, तो CH हो जाएगा। एल्कोहल का क्या होता है? OH। कीटोन का होता है CO। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, एल्डिहाइड का CHO होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु की क्या होती है? तो घटती है। बाएं से दाएं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बाएं से दाएं जाने पर तो क्या होती है? घटती है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट है और निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो आप सजाइएगा तो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, 36 का कितना हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 37 का रहा सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन से विद्युत धनात्मक है? तो विद्युत धनात्मक कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी, सोडियम। यानी कि सोडियम का कितना होता है संयोजकता? तो 1 होता है, ये धनात्मक है। ठीक है, बाकी सब तो ऋणात्मक है। क्लोरीन तो एक कम ही, ये तो एक लेता ही है, कार्बन भी लेता है। चलिए हमारा अगला है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाया जाता है? यानी कि सोडियम और पोटेशियम को। तो चलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों बनाए जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? एलपीजी का तो होता है, बायोगैस का भी होता है, कोयला का भी होता है, सीएनजी का नहीं होता है। तो सीएनजी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला है Cu+O2 ये है क्या है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण या विस्थापन। तो Cu देखिए यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड हो गया है। Cu और ऑक्सीजन मतलब कॉपर और ये क्या ऑक्सीजन मिलके क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड बना लिया है। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 44 का ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन में ह्रास हो गया है ना। अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? आप देखिए यहाँ पे, देखिए इधर में हाइड्रोजन 2, इधर में 2, इधर में Cl2, इधर में Cl2, इसके साथ 2 गुना है। अब यहाँ देखिए Pb यहाँ पे कितना है? 1 और इधर में कितना है? 1। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन इसमें कितना है? तो 2, इसमें कितना नाइट्रोजन? तो 1। तो आपका यही हो जाएगा शायद 45 का कितना हो जाएगा? बी, यही हो जाएगा ना।
इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना 2 दूना 4, इधर में 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर में ऑक्सीजन 2 गुना में है तो 2 हो जाएगा। इधर में देखिए पोटेशियम कितना है 2, इधर में भी 2, क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन इधर में 1, ऑक्सीजन कितना है 6 और 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट हमारा है उदासीनी विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, CH3COOH। ठीक है, इसे याद रखने का है। देखिए कह रहा है कार्योलाइट अयस्क है, कार्योलाइट किसका अयस्क है, लोहा का, तांबा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, तो आपका करेक्ट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बोल रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, तो पोटेशियम की होती है कितना परमाणु संख्या, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 19 होती है। ठीक है, 17 क्लोरीन का और 19 को हो गया पोटेशियम। चलिए कह रहा फॉर्मिक अम्ल यूपिक नाम है, फॉर्मिक अम्ल किसका है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 50 का ए, मैथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को ही क्या कहते हैं